नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी यूपी पुलिस के लिए। यहाँ पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया मिले उसे लिखिए। लिखने के बाद उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। लिखने के बाद उसका रिवीजन बहुत ही ज्यादा जो है क्या है, जरूरी है, तो ये याद रखिए। ठीक। लिखने के बाद क्या करना है, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपको करनी है वो ये कि लिखना जरूर है। लिखने के बाद उसका रिवीजन प्रॉपर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एसएससी जीडी 2025 के लिए बॉर्डर बैच है आपका, आप इसे एनरोल कर सकते हैं। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पुनीत सर आपको मैथ, निखिल सर आपको रीजनिंग, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अश्विनी सर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कराऊंगा मैं, और जो विकास सर है वो आपको हिंदी कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, खरीफ की इनमें से किस फसल को भोजन और चारे दोनों के रूप में यूज किया जाता है। खरीफ की फसल इनमें से, पहले तो खरीफ की फसल ढूंढो, उसके बाद ये ढूंढो जो खरीफ की फसल है ना, इसको भोजन यानी कि इंसान अन्न के रूप में यूज करता है। साथ में इसी फसल को जो है पशुओं को, जो पॉय वगैरह होते हैं, उनको किस रूप में देते हैं, उनको जो है चारे के रूप में उसका यूज करते हैं। मक्का, बाजरा, ज्वार और गेहूं। विच ऑफ दीज खरीफ क्रॉप इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर। दोनों के लिए जो है यूज होती है। ये हो जाएगी मक्का। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी मक्का, ये याद रखिएगा। ठीक। आगे, दाब का मान प्रणोद के मान को फिल इन द ब्लैंक्स के मान से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ प्रेशर, द वैल्यू ऑफ थ्रस्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ऑफ बाय द वैल्यू ऑफ। पूछ रहा है द्रव का मान, दाब का मान, प्रेशर अगर ज्ञात करना है ना, तो जो प्रणोद है, जो थ्रस्ट है, इसको किससे डिवाइड करें। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे क्षेत्रफल से तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा दाब। प्रेशर क्या है? प्रेशर है एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल पर पड़ने वाला एक इकाई में दाब, है ना। थ्रस्ट या आप जो कह दो प्रणोद, जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पड़ता है। तो अगर आप क्षेत्रफल को इससे डिवाइड करोगे, तो सॉरी, अगर आप इसको क्षेत्रफल से डिवाइड करोगे तो आपको दाब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा दाब, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, जलीकट्टू मुख्यतः तमिलनाडु में आयोजित एक फिल इन द ब्लैंक्स है। भैंसों की लड़ाई का त्योहार, पतंगबाजी का त्योहार, मोमबत्ती जलाने का त्योहार, सांडों को काबू करने का त्योहार। जलीकट्टू इज अ फिल इन द ब्लैंक्स हेल्ड मेनली इन तमिलनाडु। बफेलो फाइट फेस्टिवल, काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, कैंडल बर्निंग फेस्टिवल और फेस्टिवल ऑफ बुल टेमिंग। पूछ रहा है जो जल्लीकट्टू है ये मुख्यतः इनमें से आयोजित किया जाता है ना। इनमें से आज जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु में, मतलब जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। बेसिकली ये किस प्रकार का त्योहार है, क्यों आयोजित करते हैं, इसमें होता क्या है? इसमें भैंसों की लड़ाई का त्योहार है, मतलब भैंसों को लड़ाया जाता है। पतंगबाजी का त्योहार है, पतंग जो है ये उड़ाई जाती है, साथ में कंपटीशन करते हैं कौन किसकी पतंग को काट सकता है। मोमबत्ती जलाने का त्योहार है कि कुछ नहीं तो मोमबत्ती लगा दी है, वही वही जल रही है, एक ये त्योहार है। और एक है सांडों को काबू करने का त्योहार। तो एक हो जाएगा आपका सांडों को, क्या है, सांडों को काबू करने। तो जो गुस्सैल सांड होते हैं ना, ये छोड़े जाते हैं। तो जो युवा होते हैं, जो साहसी युवा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इनको आ, रोकते हैं, इनको सींगों के किसी भी तरह से जो है इनको क्या करते हैं, इनको बस रोकना होता है उसे। ठीक है, उनको काबू करना होता है। ठीक है। आगे, निम्न में से कौन फिट इंडिया आंदोलन के संस्थापक है? ठीक, किरण रिजिजू, अमित शाह, सुपर्णो सतपथी और नरेंद्र मोदी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द फिट इंडिया मूवमेंट? किरण रिजिजू, अमित शाह, सुपर्णो सतपथी और नरेंद्र मोदी। कौन है जो फिट इंडिया आंदोलन का संस्थापक है? अगर इनमें देखें तो जो फिट इंडिया आंदोलन का संस्थापक हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर्णो सतपथी। क्या हो जाएगा? इनका नाम है सुपर्णो सतपथी, ये याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखें, निम्न में से किस यौगिक में एक आयनिक बंध होता है? एक जो आयोनिक बॉन्ड होता है, इनमें से किस कंपाउंड में? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एन वन आयोनिक बॉन्ड? मतलब जो आयन है ना, आयन का बॉन्ड है इनमें से किसमें? NaCl में, CH4 में, CHCl3 में और N2 में, है ना।
पूछ रहा है, अगर मैं इसे बिल्कुल इस तरह से लिख दूं कि आपको समझ में आ सके, तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख दूंगा। अगर दिक्कत होगी तो वैसे इसको समझ में तो वैसे आ ही जाना चाहिए आपको, पर अगर नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं समझ में नहीं आता, तो ठीक, ये हो जाएगा आपका CH4 CHCl3N2। ठीक है, इनमें से कौन सा एक है जो आयनिक बंध है या आपका आयोनिक बॉन्ड है? तो इसके बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका NaCl। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका NaCl, ये याद रखना। भारत और बांग्लादेश फिल इन द ब्लैंक्स के प्रमुख उत्पादक हैं। बाजरा, काफी, जूट और चाय। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ। भारत और जो बांग्लादेश है वो इनमें से एक प्रमुख उत्पादक है किसका? बाजरा का, कॉफी का, जूट का या चाय का? बाजरा, कॉफी, जूट और चाय, इनमें से किसका प्रमुख उत्पादक है? ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है आपका 6। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका जूट, है ना। भारत और बांग्लादेश प्रमुख उत्पादक है किसका? जूट का। जूट उत्पादन में भी अगर हम राज्य से जाएं या फिर स्टेट वाइज जाएं, तो कौन सा स्टेट है जो पहले नंबर पर आता है भारत में? तो जूट के मामले में पहले नंबर पर जो भारत में आता है उसका नाम हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। जो पश्चिम बंगाल है वो क्या है? वो पहले नंबर पर आता है अगर स्टेट वाइज जाते हैं हम, और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, ये याद रखिएगा। याद रखोगे? आई होप आप याद रख पाओगे। ठीक है, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? जब दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1526 है। जो दिल्ली सल्तनत है इसका टाइम पीरियड 1206 से 1526 है। पहला जो वंश था इसका वो था गुलाम वंश, और अंतिम वंश था इसका वो था आपका लोधी वंश। पहला था गुलाम वंश, अंतिम था लोधी वंश, याद रखना। उर्दू, तुर्की, संस्कृत और फारसी, इनमें से कौन सी है जो दिल्ली सल्तनत के जो है इसकी प्रशासन की भाषा थी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां। दिल्ली प्रशासन की जो भाषा थी ये थी फारसी। दिल्ली प्रशासन की जो भाषा थी ये क्या थी? ये थी फारसी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा उर्दू जो है ये इसको हिंदी भी बोलते हैं, है ना। फारसी और हिंदी इन दोनों से मिलकर बनी है ये उर्दू। ठीक है, तो भारतीय भाषा है, ये याद रखिएगा। ठीक, निम्न में से किस प्रकार के माल को उपभोक्ता की दृष्टि में किसी अन्य उत्पाद के सदृश, समरूप या तुलनीय माल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो उपभोक्ता की समान आवश्यकताओं को पूर्णता या आंशिक रूप से पूर्ण कर सकते हैं? Which of the following types of goods is defined as goods that are similar, identical or comparable to any other product in the eyes of the consumers, which can fully or partially satisfy the same needs of the consumers? बताओ जरा क्या हो जाए, है ना। इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? कहा जाता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये याद रखिएगा। किसी परमाणु के एन कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द एन सेल ऑफ एन एटम? ठीक है, जैसे ना KLMN, ये कोष है ना। तो इसी तरह से जो एन आता है यहां पर, इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो पूछ रहा है। देखो कैसे आप करते हो, 2, 8, 18 और 32, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन भरते हो। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32। ठीक है, 2, 8, 18 और 32। ठीक, ये याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका 32। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका 32, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका 32। 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को रोकने संबंधी प्रावधान करता है। यह एक केंद्रीय विधान है। यह रोजगार के मामले में पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। यह भारत के कुछ हिस्सों पर लागू होता है। Which of the following statement is incorrect regarding the equal
रिम्यूनर सॉरी क्या है ये, सॉरी रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 मतलब अरे पारिसन, ठीक, रिम्यूनरेशन, ठीक। इट मेक्स प्रोविजन और टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एट द बर्थ। इट इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन। इट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इक्वल रिम्यूनर, इसे क्या पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन खुद कर लेना यार। रिम्यूनरेशन, remuneration to men and women in the matter of employment. It is applicable to some parts of India. 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में इनमें से कौन सा एक गलत है वो पूछ रहा है। देखो ये भारत के कुछ हिस्सों में लागू किया गया, क्यों कुछ हिस्सों में लागू करेंगे, महिला पुरुष के बारे में अगर बराबरी करनी है तो ये हर जगह होगी, महिला पुरुष की अगर बराबरी की बात करेंगे तो ये हर जगह होगी, है ना। आगे, भारत ने फिल इन द ब्लैंक्स बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई। इंडिया सेलिब्रेटेड द 50th एनिवर्सरी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बैंक नेशनलाइजेशन प्रोग्राम। बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है उसकी 50वीं जो वर्षगांठ है ये कब बनाई गई, तो देखो पहला जो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1969 में हुआ था। कब? 1969 में हुआ था, ये याद रखिएगा। इसके 40 साल जब होते हैं तब होता है 2009, और जब 50 साल होते हैं तो होता है आपका 2019। क्या होता है? तब होता है आपका 2019, ये याद रखना। तो 2019 में 50वीं साल ग्राम मनाई गई थी, 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। एक बात और जो आपको याद रखनी है वो ये कि कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? 14 बैंकों का। कितना? 14 के समथिंग, ऐसे कुछ प्रॉपर मुझे मैं भूल रहा हूँ, लगभग 14 बैंकों के लगभग जो है ये नेशनलाइजेशन हुआ था, ये याद रखना। इसके अलावा एक चीज और जो आपको याद रखनी है, और वो क्या है, वो ये देखो, एक नेशनलाइजेशन आपको बहुत सी चीजों का याद रखना है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनलाइजेशन है वो याद रखना है इन दो का। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था, ये याद रखिएगा। एसबीआई का नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ था, ठीक है। इससे पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे, उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन किया गया और इसका नाम कर दिया गया क्या? इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? उज्जैन महल, बीबी का मकबरा, बड़ा इमामबाड़ा, हवा महल। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन राजस्थान? ठीक है, याद रखिएगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में जो स्थित है ये है आपका हवा महल, ठीक है। किसने बनवाया है और इसमें खिड़कियां कितनी हैं, दोनों आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। किसने बनवाया है और इसकी खिड़कियां कितनी हैं, ये आपको दोनों ही चीजें कमेंट में लिखनी है, ठीक है। अच्छा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया बताओ, ठीक। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये लखनऊ में। कहां पर? उत्तर प्रदेश, लखनऊ, ठीक। शाही उपाधि अधिनियम के माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की। महारानी विक्टोरिया द्वारा उक्त उपाधि धारण किए जाने के समय भारत का या जो ब्रिटिश भारत था इसका वायसराय कौन था, वो पूछ रहा है। जब रानी ने ये उपाधि ली थी, है ना, कैसर ए हिंद की, जब ये अधिनियम आया था 1876 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लिटन, कैनिंग, लैंसडाउन और रिपन, ठीक है। बताओ जरा। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ना, प्रेस पर स्वतंत्रता जो है उसको बाधित करना, उसकी स्वतंत्रता को छीन लेना, ये लगाया था लिटन ने, इसको हटाया था रिपन ने। रिपन के, रिपन मतलब राहत, आर से रा से रिपन, रा से राहत, समझ जाना तो समझ जाओगे। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसने हटाया था। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं रिपन को, और इसी के समय में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी इसके समय। लेकिन बात इसकी है नहीं, बात ये कह रहा है कि जो कैसर ए हिंद है, ये जो उपाधि है, जब रानी विक्टोरिया ने ली, उस समय भारत का वायसराय, ब्रिटिश भारत का वायसराय था कौन? उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय था लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लॉर्ड लिटन, ये याद रखना। मनिका बत्रा एक प्रसिद्ध भारतीय हैं तैराक, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एथलीट। मनिका बत्रा इज अ फेमस इंडियन स्विमर, बास्केटबॉल प्लेयर, टेबल टेनिस प्लेयर और एथलीट। मनिका बत्रा जो है वो एक है क्या? मनिका बत्रा जो है वो प्रसिद्ध है इनमें से क्या है ये, तो याद रखिएगा ये टेबल टेनिस की प्लेयर है। क्या है? टेबल टेनिस की प्लेयर है। एक शब्द है बटरफ्लाई स्ट्रोक,
बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये एक शब्द है, याद रखना, तैराकी से संबंधित है। इससे तैराकी से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से कौन सा दिन है जब विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं? 15 अक्टूबर, 18 दिसंबर, 5 सितंबर और 12 नवंबर। देखो 5 सितंबर तो नहीं होगा, क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। क्या बनाते हैं? ये मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, क्या बनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे, ये याद रखिएगा। विश्व निमोनिया दिवस के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मनाया जाता है आपका 12 नवंबर को। किसको? 12 नवंबर को ये मनाया जाता है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है? इनमें से कौन सा घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है? पंपास, प्रेरी, स्टेपीज और डाउन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका? घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में इनमें से कौन सा है? देखो, पंपास हो गया आपका साउथ अमेरिका में, डाउन्स हो गया आपका साउथ अमेरिका ना, हाँ। अब डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का ना, नहीं, हाँ, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, बेल्ट, हाँ, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, स्टेपी जो है ये आपके यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है वहां पर। प्रेयरी जो है ये घास का मैदान है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ किए गए आंदोलन और उसके नेता का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सी मैचिंग है जो करेक्ट नहीं है, ये पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड इट्स लीडर इज नॉट मैच? कोल विद्रोह जो है इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। पागलपंथी नेतृत्व का विद्रोह तीरथ सिंह ने किया था। पाइक का विद्रोह जो है ये बक्सी जगबंधु थे, और अहिम विद्रोह के लिए गोमधर कुंवर थे। इनमें से कौन सा एक मैचिंग है जो गलत है? तो देखो याद रखना, पागलपंथी विद्रोह जो है तो उसके जो नेतृत्व करता थे वो तीरुत सिंह नहीं थे। ठीक है, अगर तीरुत सिंह नहीं थे तो थे कौन, ये आपको कमेंट में लिखना है। अगर तीरुत सिंह नहीं थे तो थे कौन, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। अक्टूबर 2020 में अपनी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या था? नारी सहायक, नारी सेवा, नारी शक्ति, मेरी सहेली। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर द सेफ्टी ऑफ इट्स वुमेन पैसेंजर इन अक्टूबर 2020? पूछ रहा है इनमें से भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई जो पहल है इसका नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे द्वारा जो पहल शुरू की गई उसका नाम है मेरी सहेली, है ना। जो महिला यात्री जो यात्रा करती हैं, अकेले यात्रा करती हैं, है ना, अकेले ना भी करें, फैमिली के साथ करें, फिर भी उनकी सुरक्षा जो है ये रेलवे की जिम्मेदारी होती है। तो रेलवे की जो है उस जिम्मेदारी को समझते हुए रेलवे ने एक योजना शुरू की जिसका नाम है मेरी सहेली योजना। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हो जाएगा आपका मेरी सहेली योजना। ठीक है, आगे देखते हैं। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जहां फिलिंदा ब्लैंक्स फर्रुखसियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। जो फर्रुखसियर थे ये थे कौन? राजपूत सम्राट थे, खिलजी सम्राट थे, मुगल सम्राट थे या गुप्त सम्राट थे, है ना। जो निजामुल मुल्क थे ना, निजामुल मुल्क आसफ जहां, ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था फर्रुखसियर के दरबार में। फर्रुखसियर जो थे ये कौन से सम्राट थे? ये राजपूतों में सम्राट थे, खिलजियों में थे, मुगलों में थे या गुप्तों में थे? किसमें सम्राट थे ये पूछ रहा है। तो अगर मैं सम्राट की बात करूं तो ये मुगल सम्राट थे। क्या थे? मुगल सम्राट थे, याद रखना। मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, जिनको केवल 17 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार दिया गया था। उन्हें इनमें से किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। ठीक है, शांति में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपको कमेंट में लिखकर बताना। देखो 6 क्षेत्र हैं, जिन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 5 जो हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। शांति का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो किसी और जगह दिया जाता है। वो जगह कहां पर है जहां पर नोबेल जो शांति का नोबेल प्राइज दिया जाता है, वो आपको बताना। बताओ, इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सी, 2014। इनके साथ ही जो है दिया गया था किसको? कैलाश सत्यार्थी को। किसको? कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई।
कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, इन दोनों को जो है क्या किया गया था, इन दोनों को ही नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक, 2014 में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में या पीस के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा हुआ है? इनमें से कौन सी एक झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड जो है इसके प्रभाव के द्वारा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स वाज फॉर्म्ड बाय मीटियोर इम्पैक्ट ड्यूरिंग द होलोसीन? पूछ रहा है इनमें से जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकराने के बाद जली और उसका कुछ हिस्सा आके जो है पृथ्वी से टकराया, जब वो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया, टकराने के बाद जो है एक झील बनी, है ना। रहस्यमय झील भी बोलते हैं, एक तरह से कह सकते हो रहस्यमय झील है, क्योंकि हर 5-7 साल में ना ये अपना रंग बदल देती है। अभी कुछ 3-4 साल पहले इसने अपना अचानक से रंग बदल दिया, पूरा रंग ही बदल गया था इसका अचानक से, है ना। तो ये झील है, इसका नाम है लोनार झील, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लोनार झील, महाराष्ट्र। ये याद रखना। आगे, शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप में पारंगत है? गिरिजा देवी हैं, वो इनमें से किस एक शास्त्रीय संगीत है जिसमें पारंगत है या जिससे संबंधित है, अगर ऐसा कहूं मैं तो? तराना, ध्रुपद, ठुमरी और ख्याल। क्लासिकल सिंगर गिरिजा देवी बाज प्रोफिशिएंट इन विच फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि ठुमरी। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि ठुमरी। ये याद रखिएगा। आगे, जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, संविधान सभा को उस अशांति को ध्यान में रखना था जिससे भारत गुजर रहा था। उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था? जब हमने संविधान लिखा, जब हमारे यहाँ संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था, संविधान की ड्राफ्टिंग हो रही थी, उस समय भारत की स्थिति थी, भारत में अशांति का समय चल रहा था। तो ऐसे में भारत ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था, ऐसी परिस्थिति से जब भारत गुजर रहा था, तो इनमें से कौन सा एक मुद्दा था जो प्रासंगिक नहीं था, उस समय रिलेवेंट नहीं था, नहीं कह सकते थे कि इस पर भी बात करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि हुई थी, है ना। रियासतें अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित थी, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, देश कई अलग अलग समुदायों से बना था। इनमें से कौन सी कंडीशन थी जिससे भारत गुजर रहा था? कौन सी एक कंडीशन थी, मतलब जो, मतलब इनमें से देखा जाए ना तो उस समय 3 कंडीशंस ऐसी थी जिनसे भारत जो है क्या कर रहा था, जिनसे भारत जो है वो गुजर रहा था। एक ऐसी कंडीशन है जिससे भारत नहीं गुजर रहा था, वो कौन सी कंडीशन है? इवन अगर ये होती तो भारत के पक्ष में होती, पर ये कंडीशन थी नहीं। कंडीशन है आपकी लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का बहुत अनुकूल थी, मतलब लोगों की सामाजिक स्थिति अनुकूल थी, कहाँ थी? जात पात चरम पे था, है ना। अगर ऐसा ना होता तो जो बाकी की चीजें जो हमने सामाजिक सुधार किए वो नहीं होते। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी होती, सोच के देखो, इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति होती तो कितनी चीजें हैं जो हमने आ, उसके बाद डेवलप किए, बेसिक डेवलप किया। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी, उसमें हमने खाने को लेके बात की थी, कृषि के बारे में बात की थी हमने। उस पर अगर इतनी अच्छी स्थिति होती तो शायद कृषि की जगह पर कुछ और यूज करते, पर कृषि, सोच के देखो कृषि की इतनी बुरी हालत, कृषि की तो आज भी बुरी हालत है, तब भी थी, वो आज भी है, जो भी रीजन है ना। लेकिन ये है कि हाँ, भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अनुकूल तो बिल्कुल नहीं थी, है ना। ये नहीं कह सकते कि अनुकूल थी। हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्योहार किस दिन मनाते हैं? कौन सा दिन है जिस दिन जो है हम होली का त्योहार मनाते हैं? अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें, पूर्णिमा के एक दिन बाद, पूर्णिमा के एक दिन पहले, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। ऑन विच डे डू वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ होली according to the Hindu calendar? One day after the full moon, a day before the full moon, वन न्यू मून डे और वन फुल मून डे। जो होली का त्योहार है वो इनमें से किस दिन मनाते हैं? तो देखो, जो होली का त्योहार है वो मनाया जाता है आपका फाल्गुन पूर्णिमा को। कब? फाल्गुन पूर्णिमा को, यानी पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, है ना। कैलेंडर के हिसाब से महीना है आपका फाल्गुन। क्या हो जाएगा? फाल्गुन जो है ये महीना है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपका दीपावली की, तो जो दीपावली है ये मनाई जाती है कब? ये मनाई जाती है आपकी कार्तिक अमावस्या। कब? ये मनाई जाती है आपकी कार्तिक अमावस्या को, ये याद रखिए। कब मनाते हैं? कार्तिक अमावस्या वो है जिस दिन जो है हम दीपावली मनाते हैं। घोर अंधेरा होता है और हम जलाते हैं दिए, जिससे कि जो है चारों ओर जो है वो क्या हो, हम रोशनी कर सके। ठीक है, रोशनी का त्योहार कहते हैं, ज्योति का त्योहार जो है उसे बोलते हैं, ये याद रखिए। ठीक। प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? इनमें से कौन सा वह वर्ष था जब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा बीमा योजना जो है शुरू की गई? इन विच ईयर वाज पद्म प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च 2014, 18, 17 और 15? इनमें से कौन सा वह वर्ष है जब ये जो है लॉन्च की गई है? अगर बात किया जाए इसके लॉन्च करने की, तो ये की गई है आपके 2015 में। कब ये लॉन्च की गई है? आपके 2015 में, ये याद रखिएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। पेन पेपर लेकर बैठिए, जो कुछ भी नया मिले उसे लिखिए, उसे अपने एग्जाम तक लेकर जरूर जाइए। जो कुछ भी नया मिल रहा है उसे लिख लीजिए, उसे अपने एग्जाम तक आपको क्या करना है, लेकर जाना है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, ये है आपके सामने बॉर्डर बैच। एनरोल कर लो इसमें, एडमिशन ओपन है आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए। ये आपकी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। पुन्नी सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, निखिल सर पढ़ाएंगे रीजनिंग, अश्विनी सर पढ़ाएंगे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। मैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, और आप देख पा रहे हैं जैसा कि विकास सर जो है वो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये बैच जो है कहाँ मिलेगा? ये बैच मिलेगा आपको मिशन सिलेक्शन पर। कहाँ? ये बैच मिलेगा आपको मिशन सिलेक्शन पर। ये याद रखना, जो मिशन सिलेक्शन है, जो आपका ऐप है उसे डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लो। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।